गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 8th क्लास के हिस्ट्री का जो है 5th लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, शिल्पकला, उद्योग और उपनिवेशवाद। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो शिल्पकला है वो क्या है। शिल्पकला यानी ऐसे कोई भी वस्तु बनाने की जो कला है, जो हाथों से बनाई जाती है। विभिन्न प्रकार के जो बुनकर थे, जैसे चदरे बनाना है, इसके साथ साथ मिट्टी के जो बर्तन बनाने, लकड़ी का जो काम करने वाले जो कारीगर होते थे, वो अपने हाथों से जो तराश कर जो चीज़ें बनाते थे, उनको क्या बोला जाता था? शिल्पकला बोला जाता था। अब जैसे उद्योगों के अंदर भी क्या है, शिल्पकला का जो महत्व है, उसके बाद में उद्योगों का जो है काफ़ी महत्व रहा था। और उपनिवेशवाद आपको पीछे भी जो है करवाया था मैंने भी, किसी भी दूसरे राष्ट्र के द्वारा किसी अन्य जो राष्ट्र के जो आर्थिक और सांस्कृतिक जो उत्पाद होते हैं उस पर अधिकार हो जाना क्या कहलाता है? उपनिवेशवाद कहलाता है। या इसका हम कहें तो जैसे अंग्रेज़ों के भारत में आने से पहले भारत क्या था? एक शासकीय यानी प्रजातांत्रिक जो यहाँ पर शासन था, उनके व्यापार के उद्देश्य से वो भारत में आए थे और धीरे धीरे उन्होंने राजनीतिक रूप से अपनी पकड़ जो है मजबूत कर ली और अपने व्यापार को जो है भारतीय जो व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया था। तो इस प्रकार उनका यहाँ पर क्या हो गया था? उपनिवेशवाद, यानी भारत जो है ब्रिटेन का वो उपनिवेशवाद बन गया था। अब हम बात करते हैं आज इस लेसन की जो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। जैसे क्या है, भारत में जब अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों के आने से पहले भारत क्या था? एक स्वतंत्र इकाई था। स्वतंत्र इकाई था, यानी स्वतंत्र इकाई का मतलब क्या है? भारत का जो व्यापार है वो बाहर यूरोप के देशों में काफ़ी पला फुला था। यहाँ के जो शिल्पकला थी उसकी क्या है, भारत के देश, बाहरी जो देश थे उसके साथ या यूरोप के जो अन्य देशों के साथ बड़ी मांग थी उस समय। और इसका जो व्यापार है वो भारत में से बाहर काफ़ी मात्रा में होता था। तो अंग्रेज़ों के आगमन से जो पूर्व है, भारत जो है एक स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करता था। शहरी जो अर्थव्यवस्था थी, शहरी अर्थव्यवस्था भारत की क्या थी? वो क्या थी? मजबूत थी उस समय। किस समय? उपनिवेशवाद, यानी जब भारत जो ब्रिटेन का उपनिवेश बना था। उपनिवेशवाद होता है किसी भी अपने साम्राज्य का बढ़ावा देने के लिए या दूसरे क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए जो नीति बनाते हैं उसको उपनिवेशवाद कहते हैं। इसके साथ साथ जो भारत में जो शहरी जो अर्थव्यवस्था थी उस समय भारत की बड़ी विकसित थी और विश्व बाजार के साथ, विश्व बाजार में जो भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी वो बड़ी मजबूत थी। अब क्या था, जो भारतीय जो सामान होता था, जैसे कपड़ा है, तो कपड़े का जो व्यापार था वो बाहर देशों के अंदर काफ़ी होता था। और कपड़ा भी क्या है, एक विभिन्न प्रकार के कपड़ों का जो है रूप होता था। भिन्न भिन्न प्रकार के जो कपड़े थे उसका जो व्यापार है वो बाहर के देशों के अंदर होता था या विश्व बाजार के अंदर भारतीय कपड़े की काफ़ी मांग थी। भारतीय कपड़े के अंदर जैसे रेशम, यानी जो रेशमी कपड़ा था, रेशम, इसके साथ साथ जो सूती वस्त्र थी और भारतीय दस्तकारी, भारतीय दस्तकारी यानी जो चित्र लेखन की जो व्यवस्था थी, यानी कोई भी वस्तु विभिन्न प्रकार की जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे उसमें विभिन्न प्रकार के जो चित्र उकेरना होता है, या लकड़ी के जो साजो सामान थे उसको बढ़ईगिरी के द्वारा या बढ़ई के द्वारा जो लकड़ी का काम करता है अच्छी तरह तराश कर उसको विभिन्न प्रकार के जो है रूप देना, डिज़ाइन देना, उसकी जो विश्व बाजार के अंदर काफ़ी मांग थी। तो इसलिए
भारतीय जो कपड़ा जिसमें रेशम सूती जो वस्त्र था, और इसके साथ साथ भारतीय दस्तकारी की जो बेहतरीन गुणवत्ता, यानी इनकी जो गुणवत्ता होती थी या क्वालिटी जो होती थी वो बड़ी अच्छी होती थी, और इसी के कारण विश्व बाजार के अंदर इनकी बड़ी डिमांड थी। अब भारतीय जो कपड़ा होता था इसमें मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार की जो किस्में थी, कपड़े की जो किस्में थी उसका विश्व बाजार में जो है बड़ा प्रभाव था, जिसमें से जो प्रमुख रूप से यूरोपीय बाजार व दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर भारतीय कपड़े की जो है डिमांड वो क्या थी, बहुत थी। देखिए, भारतीय जो कपड़ा होता था जिसमें विभिन्न रूप में या विभिन्न जो किस्में थी, सबसे महत्वपूर्ण थी जो मलमल का कपड़ा आता था। मलमल के कपड़े के साथ साथ कैलिको जो कालीकट का प्रमुख उत्पादन था, मलमल, कैलिको, बडाना और जामदानी, ये जो है कपड़े की मुख्य किस्में थी, जिसकी जो दक्षिणी पूर्वी एशिया और यूरोपीय बाजार के अंदर क्या थी, बहुत ज़्यादा मात्रा में इनकी डिमांड थी या बड़ी मांग हुआ करती थी। और भारतीय जो कपड़े का जो व्यापार था वो क्या है, विदेशों के अंदर काफ़ी फला फूला था। अब था जो कपड़े के उत्पादन का जो पहला स्तर था, यानी जब कपड़ा बनाया जाता है उससे सबसे पहले उसकी क्या की जाती है, कताई, यानी कपड़े की को कच्चे माल के रूप में, जैसे रुई यानी जो कपास जिसे हम बोलते हैं, उससे क्या होता था, उससे पहले हम किसके द्वारा, कताई के द्वारा इसका क्या किया जाता था, धागा तैयार किया जाता था, और उस धागे से क्या है कपड़े बनाए जाते थे। तो सबसे पहले जो कपड़े का जो उत्पादन होता था तो मुख्य रूप से सबसे पहले क्या होती थी, कताई। और ये जो कताई है वो किसके द्वारा होती थी, ये होती भारतीय महिलाओं के द्वारा, भारतीय महिलाओं के द्वारा, और मुख्य रूप से किस पे, चरखे व तकली, यानी चरखे पर एक लोहे की कील जो होती है जो काफ़ी लंबी होती है, और उस पर जो रुई का जो धागा होता है उस पर तैयार किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये जो चरखा है, इसकी ये दोनों हैं, इस पर इस तरह का जो है ये यहाँ पे ये तकली बनी होती है, और इस पे और इसका जो ये एक हत्था होता है जिसको ये हम घुमाते हैं, तो इस पर जो धागा जो बोया जाता था या धागा जो है वो काटा जाता था, जिसका उत्पादन किसके लिए होता था, जो है कपड़ा बनाने के लिए होता था। तो इसके द्वारा जो है कपड़े का जो उत्पादन होता था, तो पहले हम उस भारत के द्वारा कताई होती थी, और ये चरखे और तकली की मदद ये सहायता से होती थी। अब बात करते हैं हम जो बुनाई की कला है, बुनाई कला यानी कपड़ा बनाना या फिर बुनना। और जो कपड़े बुनते हैं उसको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है बुनकर। क्या बोला जाता है, बुनकर। यानी बुनाई की कला में जो लोग कुशल होते थे उनको क्या बोला जाता था, बुनकर बोला जाता था। अब 19वीं जो शताब्दी हुई थी, 19वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय जो कपड़ा था उसका जो प्रमुख उत्पादन जो केंद्र थी, भारतीय कपड़े के प्रमुख उत्पादन केंद्र
जो उत्पादक केंद्र थे उसमें सबसे प्रमुख था, सबसे पहले हम बात करते हैं मद्रास की। मद्रास, इसके साथ साथ बंगाल, ढाका और अहमदाबाद और सूरत। अहमदाबाद व सूरत, ये क्या था, भारतीय कपड़े की बुनाई के जो है प्रमुख केंद्र थे। यहीं से सबसे ज़्यादा जो है भारतीय कपड़े का जो है उत्पादन होता था। क्या था, जब भारतीय कपड़े की जो विदेशों में मांग थी तो सबसे पहले जो कपड़े का जो उत्पादन होता था वो क्या है, चरखे और जो कतली की जो तगली होती थी उसकी सहायता से होता था। लेकिन एक महान जो आविष्कार हुए थे जिसका नाम था स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जॉन काई द्वारा हुआ था। स्पिनिंग जेनी यानी एक ऐसी मशीन थी जिस पर जो है धागा जो है वो बुना जाता था और इस धागे की सहायता से कपड़े का जो उत्पादन होता था। जो मशीनें होती थी मोटर पर लगी होती थी और इस अपने आप बिजली की जो सहायता से जो चलाई जाती थी। तो इसमें क्या है, स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार किया था वो क्या था, जॉन काई ने। और इसका जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था 1764 में। अब क्या था, इसके बाद में रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा भाप के इंजन का जो है आविष्कार किया गया था। और इसका जो प्रयोग है वो किस में होता था, भाप के इंजन का जो प्रयोग है वो होता था कपड़े या फिर वस्त्रों की जो है बुनाई में। वस्त्रों की बुनाई के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता था। 19वीं जो शताब्दी के मध्य तक, 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय जो हस्तशिल्प का क्या था, ह्रास हो चुका था। यानी भारतीय हस्तशिल्प था, हाथ से बनी हुए जो वस्त्र होते थे या हाथ से बनाई हुई जो वस्तुएं थी, इसका क्या होने लगा, ह्रास होने लगा, या फिर इसका जो है उत्पादन वो क्या हो गया, कम, यानी जो मांग थी वो क्या होने लगी, कम होने लगी। और इसका जो महत्वपूर्ण कारण क्या था, जो स्पिनिंग जेनी और इसके साथ विभिन्न प्रकार की जो है उद्योगों की जो स्थापना हुई थी, इससे हाथ से बने हुए जो उत्पाद होते थे उनकी जो है डिमांड वो है कम होने लगी। अब भारतीय कपड़े या भारतीय जो हस्तशिल्प थी उसकी मांग कम होने के कारण 1854 यानी 1854 के अंदर पहली सूती वस्त्र जो है मिल की स्थापना हुई थी। पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित हुई थी, बम्बई के अंदर। पहली 18 सूती वस्त्र जो है मिल वो 1854 में जो है बम्बई में स्थापित हुई थी। इसके बाद में टाटा आयरन एंड स्टील इसकी भी स्थापना कब हुई थी, 1907 में। और इसको क्या बोला जाता है,
टिस्को के नाम से जाना जाता है। टाटा आयरन एंड स्टील को किसके नाम से जाना जाता है? टिस्को के नाम से। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी अब इसकी जो स्थापना है वो 1907 में हुई थी और इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? वो थे जमशेद जी टाटा। जमशेद जी टाटा ने जो है टिस्को की स्थापना की थी और इसकी स्थापना हुई थी जमशेदपुर में। जमशेदपुर में जमशेद जी द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील की कंपनी की जो है स्थापना सबसे पहले की गई थी। तो ये थे हमारे आज के जो इस लेसन की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब हम जो बात करेंगे वो है जो भारतीय जो उद्योग था उसका ब्रिटिश विजय के दौरान जो भारतीय उद्योग था वो किस प्रकार का था। देखिए, आपने जो पिछले अध्यायों में जो ब्रिटिश था यानी जो अंग्रेज थे वो किस प्रकार जो है भारत में प्रवेश की उन्होंने किया था। सबसे पहले वो क्या थे? व्यापार के उद्देश्य से भारत के अंदर आए थे और धीरे धीरे उन्होंने राजनीतिक जो पकड़ है वो क्या कर ली थी? मजबूत कर ली। और इसको पकड़ कर मजबूत करने के बाद में उन्होंने भारतीय जो क्षेत्र थी, भारतीय क्षेत्रों पर एकाधिकार जो है स्थापित करने की उन्होंने सोची। एकाधिकार जो है उन्होंने स्थापित किए और धीरे धीरे उन्होंने जो स्थानीय शासकों और जो मुखिया थे, स्थानीय जो शासक हुआ करते थे और जो मुखिया होते थे उनको क्या है? हराया और उनके जो क्षेत्र थे उन पर अपना अधिकार जो है वो जमा लिया। और इस प्रकार जो भारतीय कंपनी का जो शासन है वो क्या है? भारत के अंदर स्थापित हुआ था। अब क्या था? उस समय भारत के अंदर जो समृद्ध संसाधन थे, समृद्ध संसाधनों का उस समय भंडार था, इसलिए इन संसाधनों का उन्होंने क्या है? भरपूरता से प्रयोग किया और उन पर जो नियंत्रण स्थापित करके जो भारतीय व्यापार वर्ग में जिसमें कृषकों और आदिवासी जो समुदाय थे उन पर राजस्व यानी जो लगान था, जिसे हम क्या बोलते हैं? राजस्व यानी जो लगान यानी भूमि पर जो लगने वाला कर होता है, जिसे टैक्स होता है, उसको हम लगान या राजस्व बोलते हैं। भारी मात्रा में जो है राजस्व की बढ़ोतरी की गई, उन पर तरह तरह के जो है कर लगाए गए। इससे जो भारतीय कृषक थे और इसके साथ साथ कृषक और जो आदिवासी होते थे जो पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर रहते हैं, जिनकी अपनी विशेष भाषा और पहचान हो या संस्कृति होती है, उन पर भारी मात्रा में जो है राजस्व यानी जो लगान लगाए गए, जिससे उनकी हालत जो है वो क्या है? बहुत बुरी हो गई और बहुत से जो समुदाय थे वो क्या है? गरीब हो गए और जो उन अंग्रेज़ों के प्रति उनकी जो भावना थी वो क्या है? असंतोष से भर गई थी। और दूसरी ओर कंपनी के हितों को सुनिश्चित उन्होंने अपने फायदे के लिए क्या? भारतीय जो दस्तकारी थी और जो शिल्प कला थी, उपनिवेशवाद के प्रभाव के कारण के लिए जो वस्त्र उद्योग, लोहा और जो इस्पात उद्योग थे उसमें काफ़ी जो है गिरावट आई और भारतीय जो वस्त्रों की जो बाहर मांग थी उसमें भी काफ़ी मात्रा में जो है गिरावट आई। तो इस प्रकार जो अंग्रेज़ों ने यानी ब्रिटिश जो शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था थी उस पर अपना अधिकार जो है जमा लिया था। इसके बाद में हम बात करेंगे ब्रिटिश विजय के दौरान जो भारतीय उद्योग, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू।